Welcome students, this is lecture number 3 of the chapter solution and we are dealing with the concentration terms. अब लिखिए क्वेश्चन मोलैरिटी है आयंस की. क्वेश्चन है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस if 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा अभी करवाया इसके पहले वाली वीडियो में वैसे ही होगा. फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस if 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 250 ml solution. तो देखो बेटा क्या है, आयन किसकी मोलैरिटी निकालनी है? H प्लस की. तो अगर आपको किसी मेन आयन की मोलैरिटी निकालनी है तो पहले आपको मेन उसके मॉलिक्यूल पे जाना पड़ेगा. ओके, तो क्या है, कहाँ से निकालनी है? H2SO4 से निकालनी है. H2SO4 दिया गया है, कितने ग्राम दिया गया बेटा? देखो जरा, 49 ग्राम. कितने ग्राम? 49 ग्राम आपने H2SO4 डिजोल्व किया है. 49 ग्राम H2SO4 आपने डिजोल्व किया है पानी में. 250 ml ऑफ वाटर है. 250 ml ऑफ सोल्यूशन है कि वाटर है? देखो बेटा सोल्यूशन है. वाटर होता तो ऐड करना पड़ता फिर इसको इसके साथ डेंसिटी का पंगा लेके. तो 250 ml ऑफ सोल्यूशन आपने डिजोल्व किया इसको. सबसे पहले चलिए मोलैरिटी निकालते हैं. तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम लीटर में. नंबर ऑफ मोल देख बेटा 49 और H2SO4 का मास कितना होता है बेटा? 98. मुझे याद हो गया, आप भी याद कर लो. अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ बेटा? 250 डिवाइड बाई कितना? 1000. 250 डिवाइड बाई 1000 होता है बेटा 1/4 और ये होता है कितना बेटा? 1/2. तो ये आ गया 1/2 डिवाइड बाई 1/4. पलटी मार करके ऊपर आ गया कितना आ गया बेटा? 2 मोल. कितना आ गया? 2 मोल. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 2 मोल आ रहा है बेटा. अब देखो क्या, देखो समझ में आ रहा है कि H2SO4 का यदि आप आयनाइजेशन करो तो 1 मोल H2SO4 यदि ब्रेक होगा तो कितने मोल हाइड्रोजन प्लस छोड़ेगा? 2 मोल. और कितने मोल सल्फेट आयन छोड़ेगा बेटा? 1 मोल. ये देखो इस तरीके से ब्रेकिंग होती है इसकी आयनाइजेशन. H2SO4 ब्रेक होकर के 2 मोल हाइड्रोजन प्लस देता है और 1 मोल SO4 माइनस आयन देता है बच्चों. ठीक है ना? क्योंकि देखो यहाँ इसके आगे क्या लगा है? 1. कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1. इसके आगे लगा है 2 और इसके आगे 1. ये मोल कैलकुलेशन होती है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? आंसर बोलो बच्चों, 2 मोल्स. तो लिख लो इसको, आंसर इज द 2 मोल. बेटा एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे. देखो क्या मिस्टेक हो गई बेटा, इसकी खुद की कंसंट्रेशन आई है 2 मोल. हाँ 2 मोल कंसंट्रेशन आई है किसकी? H2SO4 की. मतलब जो 1 मोल है, अगर आपके पास 1 मोल है, देखो इसलिए कंफ्यूजन हो गया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1 आया था सब कुछ. ठीक है, मतलब H2SO4 के 1 मोलर 1 मोल की कंसंट्रेशन आ रही है बेटा कितनी? 2 मोल. मतलब H2SO4 प्रेजेंट है 1 वॉल्यूम में. कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? ये देखो यहाँ सामने देखा करो, इधर कितना प्रेजेंट है बेटा इसका? 1 वॉल्यूम. और इसके 1 वॉल्यूम की कितनी आई है बेटा? 2 मोल. 2 आया ना, 1 थोड़ा ना आया. तो जब एक इसके 1 मोलर की खुद कंसंट्रेशन 1 मोल अमाउंट में एसिड की कंसंट्रेशन 2 मोल है तो इसमें कितनी होगी? 2 का 2 टाइम्स होगी ना, 4 मोल. जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 4 मोल. 4 मोल इसके अकॉर्डिंगली चलेगा. समझ गया ना? क्योंकि H2SO4 की खुद की कंसंट्रेशन 2 मोल थी तो H प्लस आयन जब से इसके डबल में ब्रेक हुआ है तो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल. आंसर 4 मोल. यस, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन. आप मुझे बता सकते हो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? यस 2 मोल्स. इसकी कंसंट्रेशन भी 2 मोल्स होगी. तो बेटा ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे. ठीक है ना? गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई. नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन मोलैरिटी. इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन मोलैरिटी. बच्चों अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे तो मोलैरिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी बच्चों. चलिए ये तो सुना दिया मैंने, अब देखिए कैसे. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैरिटी, मान लो आपके पास कोई वेसल है, कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी घोल रखा है मान लो कितना? 1 लीटर. और आपने सॉल्यूट डाल रखा मान लो 100 ग्राम. 100 ग्राम आप सॉल्यूट डाल रखे हो. कोई सॉल्यूट है आपका 100 ग्राम है. अब आप इसमें क्या कर रहे हो? इसको डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब आपने लीटर और बढ़ा दिए, पानी और बढ़ा दिया.
1 लीटर और डाल दिया, तो बेटा वॉल्यूम कितना हो गया 1 + 1, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नाउ कितना हो गया। मगर आपके वॉल्यूम बढ़ाने से, पानी के वॉल्यूम बढ़ाने से क्या आपके सॉल्यूट चेंज हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो हो क्या रहा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा यही बढ़ गया है, इसको तो कुछ हुआ नहीं है, बोलो हाँ। अगर इसके हिसाब से ये बढ़ता तो ये 2 गुना हो जाता, तो ये 2 गुना हो जाता, तो बात वही रहती। बट अभी आपने ऊपर वाले को रोक रखा है और नीचे वाले को बढ़ा दिया है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ गया ना। तो यदि आप डाइल्यूशन करते हैं तो आपकी बेटा मोलैरिटी कम हो जाती है। अब चलिए अपन यदि वॉल्यूम चेंज कर देते हैं तो मोलैरिटी क्या होगी, इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। ओके, इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। देखिए कैसे। बेटा मान लो तुम्हारे पास ये कोई सिस्टम था और इसका वॉल्यूम इनिशियली V1 था। इसमें आपके सॉल्यूट के n मोल प्रेजेंट थे। कितने मोल प्रेजेंट थे बेटा, n। आपने जो सॉल्यूट घोला उसके n मोल प्रेजेंट है। तो चलो वॉल्यूम V1 है, मान लो इस सिस्टम की मोलैरिटी आ रही है M1। कितनी आ रही है बेटा, M1। सो व्हाट यू कैन राइट, M1 इक्वल टू n अपॉन V1। M1 इक्वल टू n अपॉन V1। बेटा n तो नंबर ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कुछ थे, ये n अपॉन V1, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन राइट, n इक्वल टू M1 V1। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो वाटर जैसे ही मिलाया आपका ये वेसल और भर गया। बेटा ये बताओ वॉल्यूम सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? नया वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, V2। नई मोलैरिटी मान लो कितना बेटा, M2। समझ गए ना। सो व्हाट यू कैन राइट, न्यू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने होंगे बेटा, क्योंकि वो उतना ही तो थे, हमने सॉल्यूट तो नहीं बढ़ाया ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू n अपॉन न्यू वॉल्यूम इक्वल टू कितना, V2। सो बेटा n इक्वल टू क्या हो गया, M2 V2। बेटा दोनों सेम है कि नहीं है बताओ, n तो सेम ही कहलाने ना। सो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बेटा इससे एक फायदा ये होता है कि आपको 2 मोलैरिटी दी तो वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हो, या 1 मोलैरिटी 1 वॉल्यूम तो नया वॉल्यूम आ सकता है। कोई भी 3 चीजें दी गई हो तो आप चौथी चीज निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा आता है बेटा। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। नोट कर लो बेटा इसको। बेटा यदि टेक्निकली देखा जाए M1 V1 इक्वल टू M2 V2 ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है इनिशियल मोल इक्वल टू इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब शुरुआत में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के थे, फाइनली भी उतने ही मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट के होंगे। बेटा देखो ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन V। तो n इक्वल टू क्या बन गया, mv। बोलो हाँ। ये हो क्या रहा है, M1 V1 पहली कंडीशन के मोल, N2 V2 दूसरी कंडीशन के मोल। मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलैरिटी कितने बार बदले, बट हर बार नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, सेम। सॉल्यूट के शुरू से लेके एंड तक फिक्स रहते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का, याद रखना। M1 V1 M2 V2 माला लेके जब सकते हो आप, बट कौन सा M1, कैपिटल M1 मोलैरिटी। M1 V1 M2 V2 M1 V1 M2 V2 इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये 0.2 मोलर, मतलब एक मोलैरिटी दी गई है 0.2 मोलर किसी सोल्यूशन की। 0.2 मोलर 100 ml, लियो वॉल्यूम भी दे दिया 100 ml HNO3 सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ये HNO3 सोल्यूशन है बेटा, इसको पानी मिला के डाइल्यूट किया गया। इज डाइल्यूटेड विद 100 ml वाटर। कितना पानी मिलाया गया बेटा, प्लस कर दिया गया 100 ml वाटर। पानी मिला दिया गया 100 ml वाटर। तो बताइए फाइंड द न्यू मोलैरिटी। तो जो नया सोल्यूशन बना बेटा उसकी आपको मोलैरिटी निकालनी है। बेटा पुरानी मोलैरिटी कितनी दी गई है बेटा, 0.2 मोलर। ये बन गई M1। ये क्या बन गई बेटा, ये क्या बन गया बेटा, V1। अच्छा मुझे बताओ V2 कितना होगा, दिमाग लगा के। कितना, वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि 100 तो यही था, मिलाने के बाद 100 और बढ़ गया, तो 100 + 100 कितना हो गया बेटा, 200 ml। एंड M2 नई मोलैरिटी पता करनी है, समझ गए ना। फॉर्मूला लगा दो बेटा देसी वाला, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 V1 M2 V2 M1 V1 M2 V2। M1 की वैल्यू 0.2, V1 की वैल्यू 100। सर लीटर में बदलेंगे क्या, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल साइड में वॉल्यूम दोनों तरफ है। ऐसा कभी हो तो लीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो M2 कितना है पता करना है सर जी। V2 कितना है बेटा, 200
ml। बोलो हाँ, यूनिट लिख दो, मजा आ जाएगा। ml से ml कैंसिल बेटा, ये 200 नीचे आ जाएगा तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन कितना 200 बच गया यहाँ पे बेटा m2। बेटा ब्रेक कर दो, नीचे कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। 100 से 200 कितने बार कैंसिल बेटा, एक दो बार। ऊपर बचा 2, नीचे बचा 2 और मल्टीप्लाई में कितना है बेटा 10। आंसर कितना आ गया m2 इक्वल टू 1/10। m2 इक्वल टू 1/10 मतलब 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। देख लो बेटा मोलैरिटी कम हो गई, पहले कितनी थी 0.2, अब कितनी हो गई 0.1, जस्ट हाफ हो गई। समझ गए, नोट करो फटाफट। चलिए तो मैं भी थोड़ी सी अपनी मोलैरिटी डिक्रीज कर लूं ब्लड की। ओके, यस, पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, मोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब लिखो बच्चों अगला टॉपिक, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, आप दो सॉल्यूशन को मिला दे रहे हो तो मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। देख बेटा, आपके पास पहला मिक्सचर है जिसकी मोलैरिटी सपोज m1 है, वॉल्यूम v1 है। दिस इज फर्स्ट मिक्सचर, मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1। दूसरा मिक्सचर बेटा मोलैरिटी m2 कैपिटल M एंड वॉल्यूम कितना बेटा v2। क्लियर हुआ ना, आपने मिला दिया मिक्सचर को, मिला दिया आपने इसमें। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि बेटा वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2, क्योंकि पानी प्लस पानी ज़्यादा पानी, समझ गए, 1 लीटर पानी प्लस 1 लीटर ये कुछ भी 2 लीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो v1 प्लस v2 हो गए। क्या लग रहा है आपको, नई वाली मोलैरिटी भी m1 प्लस m2 हो जाएगी? नो, बिल्कुल नहीं भाई, नई वाली मोलैरिटी ऐसे मत कर देना कि m1 प्लस m2, सॉल्व करना पड़ेगा। निकालते हैं बेटा, इसमें मान ले नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना होंगे n1। अरे होंगे कि नहीं होंगे, कैसे निकलेगा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट n1 अपॉन कितना v1। तो बेटा n1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा m1 v1। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट कुछ तो रहे होंगे ना बेटा, मान लो n2, तो वही फॉर्मूला हो गया n2 इक्वल टू m2 v2। ऐसे ही करेंगे। तो बच्चे अब देखो क्या है कि जब यहाँ पे तुम दोनों सॉल्यूट को मिलाओगे तो इसके सॉल्यूट के n1 मोल और इसके सॉल्यूट के n2 मोल एज इट इज जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई उनमें तो कुछ बदल नहीं हुआ ना, तुमने 2 चम्मच शक्कर इसमें डाली है, 2 चम्मच नमक इसमें डाला है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते शक्कर 2 चम्मच ही रहेगी और नमक भी 2 चम्मच ही रहेगा, 5 चम्मच तो हो नहीं जाएगा कुछ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूट होंगे वो क्या होंगे n1 n2 n1 प्लस n2। तो चलो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट n1 प्लस n2 अपॉन टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। तो फाइनल मोलैरिटी जो सोल्यूशन की आएगी, n1 की जगह क्या हुआ बच्चे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया ना बच्चे। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो बच्चों, इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 molar 300 ml HCl solution, find the molarity of the mixture। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूं मैं, इफ 0.2 मोलर 100 ml, 0.2 मोलर है, 100 ml सोल्यूशन है। सो बेटा पहला सोल्यूशन है, देख लो ये वाला 0.2 मोलर है और 100 ml इसका वॉल्यूम है, तो ये बन गया m1 v1, ये है m1 और ये है v1। दूसरा जो आपके पास सोल्यूशन है वो है बेटा m2 इक्वल टू, दूसरा सोल्यूशन है आपके पास, ये HCl था, और अगला जो सोल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर 300 ml, 0.1 मोलर 300 ml, 300 ml। हाँ बेटा क्या 0.3 मोलर, गलत आ रहा है बेटा आंसर, 0.3, अच्छा बता रहे हो 0.3 मोलर, कौन सी है बेटा 0.3 मोलर, नहीं कोई नहीं है बेटा 0.3, 0.1 ही है बेटा, सही कर लो। ओके, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, आपको मोलैरिटी निकालनी है बेटा। फाइनल फार्मूला मिक्सचर वाला लगेगा, दोनों को ऐड करने वाला क्या होती है बेटा m1 v1 प्लस m2 v2
अपॉन V1 प्लस V2। चलो कर लो सॉल्व। M1 कितना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन V1 प्लस V2। 100 ml और 300 ml कितना है बेटा, 400 ml। सॉल्व कर ले बेटा इसको, मैंने जोड़ दिया है 300 100। सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है बेटा 0.125। यूनिट क्या आएगी, मोलर, कैपिटल M। यूनिट विल बी मोलर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आइए, मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या था, हम देखते थे नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी में मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, एंड मोलैलिटी इज, ये मोलैरिटी था, ये क्या था, मोलैरिटी, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मोलैलिटी में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट क्वांटिटी नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। सो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स की नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। सो इट्स यूनिट विल बी मोल पर केजी, मोल पर केजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल m, दैट इज कॉल्ड मोलल। क्या बोलते हैं इसको, मोलल। यदि आप कहेंगे कि मेरे पास कोई NaOH सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन दी गई है 2 मोलल, 2 मोलर मतलब मोलैरिटी एंड 2 मोलल मतलब मोलैलिटी, 2 स्मॉल m, तो मैं समझ जाऊंगा कि दिस इज 2 मोल पर किलोग्राम। समझ गए ना, मतलब इस सोल्यूशन के 1 किलोग्राम में कितने मोल डिसॉल्व हैं सोल्यूट के, 2 मोल्स। कितने डिसॉल्व है, 2 मोल्स। तो व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आ गया समझ में ना। इफ यू सेइंग दिस मोलैलिटी ऑफ ए HCl solution is 3 molal, this means 3 mole of HCl, 3 moles of HCl present in 1 kilogram of water, 1 kilogram of water। अगर आपके पास कोई HCl solution है and you saying this molality is equal to 3 molal, means 3 small m, that is equal to 3 mole per kg। So in 1 kilogram of water solvent, मैं solution बोल गया, sorry बच्चों। In 1 kilogram of water solvent, water is the solvent, not solution, okay? 1 kilogram water solvent, there are how much mole of present, 3 moles of solute are present, okay? थोड़ा सा ध्यान रखना है, confusing है हल्का सा, बट बन जाएगा। चलिए बच्चों, so वैसे आप जानते हो कि कोई चीज ग्राम में दी गई तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड, 1000 का डिवाइड। भूल गए हो तो मैं एक बार बता देता हूं बच्चों, 8वीं क्लास की बात, 8वीं नहीं 5वीं क्लास। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो वहां पे सेम मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए करते थे, यहाँ सेम किलोग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए करेंगे। ओके डन। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सुंदर सुंदर। लिखो बच्चों पहला क्वेश्चन, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपको मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करनी है। कौन सा सोल्यूशन है, इन विच 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन में, निकालो जल्दी से। So simple it is। $100 ग्राम मैंने सोल्यूशन दिया, याद रखना। ओके, व्हाट आई सेड, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो बेटा हमको तो सॉल्वेंट का मास चाहना होता है ना,
तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सोल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। तो बेटा मास कितना निकला 80। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें कि आप जो है मास निकालना भूल जाते हैं। तो 80 ग्राम निकला बेटा सॉल्वेंट का मास। नाउ फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स बेटा निकाल लो NaOH के मोल्स। कितना दिया बेटा 20 मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 डिवाइड बाई सॉल्वेंट कितना है बेटा 80 ग्राम में है, और डिवाइड किसका करेंगे 1000 का। कर लोगे सॉल्व, है ना। 20/40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई 80, 0 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 32। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मोलल में। किस में आएगा, मोलल या मोल पर किलो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मोलैलिटी का। If 0.85 ग्राम ऑफ NH3 is dissolved in 100 ml of solution, तो बेटा कितना दिया 0.85 ग्राम NH3 का। तो ये तो बन गया सॉल्यूट। इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से सोल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है बेटा 100 ml। इट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है, सॉल्यूशन की। हमारा काम तो सॉल्वेंट से है ना मोलैलिटी में, और हमें सोल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है। फाइंड द मोलैरिटी इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कह रहा मोलैरिटी फाइंड करो अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आया समझ में बेटा। तो बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स चलो निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा 0.85। मोलर मास कितना होता है बेटा अमोनिया का 17, 14 और 3 NH3 है ना, 17 हो गया इसका मास। नाउ अब मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बेटा ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो कोई टेंशन नहीं, कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे बाद में। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले आपको मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कैसे निकलेगा बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी कितनी है बेटा 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना बेटा देखो, वॉल्यूम कितना था 100 ml। कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया बेटा 120 ग्राम। कितना आ गया 120 ग्राम आ गया बेटा। 120 ग्राम इज द व्हाट, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। बट वी नीड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप सोल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो आपके पास सॉल्वेंट आ जाएगा। तो चलिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन 120 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना था बेटा, देखो ये 0.85। बेटा 120 में से 0.85 जाएंगे तो कितना बचेगा 119.15। कितना बचेगा 119.15। समझ में आया ना। तो ये आ गया बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ग्राम में, ये देखो ग्राम में आया था मास। तो बेटा इसको किलोग्राम बदल लो, तो 119.15 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 1000। चलो सॉल्व कर लो। 0.85 डिवाइडेड बाई 17 बेटा सबसे ऊपर जाएगा 1000, और ये आएगा 119 पॉइंट कितना 15। अब बेटा ये आपका काम है, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं, अगला है टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट जानने के पहले हमें पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या उन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हेडिंग डालो कॉपी में। अभी हमने क्या पढ़े बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स को बेटा दूसरा नाम नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी बोलते हैं।
जो मोल्स होता है बेटा n, व्हाट इज n? n इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स बेटा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। समझ गए ना, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एक नई चीज आने वाली है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको बनेगा बेटा, तो आपको आगे क्या निकालते बनेगा? नॉर्मेलिटी। क्या निकालते बनेगा? नॉर्मेलिटी। क्योंकि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मोल्स आते रहे हैं मोलैरिटी में। ऊपर आपने देखा ना, दो चीजें पढ़ ली आपने, एक पढ़ी मोलैरिटी और एक पढ़ ली मोलैलिटी, सॉरी, स्मॉल m। मोलैरिटी क्या थी बेटा? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और मोलैलिटी क्या थी बेटा? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। याद आया? तो बेटा अभी यहाँ पे दोनों में क्या रहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। अब आने वाले हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आइए हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ओके, देखिए, कोई रिएक्शन, यदि मैं आपके सामने कोई रिएक्शन लिख दूं, सपोज H2SO4 प्लस NaOH इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस 2H2O। लिखिए रिएक्शन। अब सवाल उठता है बेटा, मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखी, क्या सही लिखी है? अभी तो मैं अनबैलेंस लिखूं, पहले मैंने आपके सामने ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दी है। तो बच्चों मैं बता दूं कि आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। ओके, मोल कंसेप्ट इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अनबैलेंस रिएक्शन है। आप यहाँ पे एवोगाड्रो लॉज वगैरह जो भी है अपने, जो अपन ने इसके पहले स्टीशियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो तब लगती हैं कि जब ये रिएक्शन बैलेंस हो। ये रिएक्शन पहले बैलेंस करो। ओके, मतलब अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तब तक आपका मोल कंसेप्ट आपके किसी काम का नहीं है, आप उससे रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो बेटा दोस्त, यहाँ पे कितने हैं? Na है, और यहाँ बन रहा है Na2SO4, मतलब यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा बेटा? 2। बोलो यस। अब Na2SO4 है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, और यहाँ पे भी कुछ निकल गए बेटा, 2 यहाँ से निकल गए, है ना? तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4। कितने हो गए? 4। तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा क्या बेटा? 2H2O। क्या लगाना पड़ेगा? 2H2O। तो देखिए अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब आप मोल कंसेप्ट पर रिलेटेड जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, आप यहाँ पर उसको कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्या है बेटा इसके? H2SO4 के कितने मोल ले रहे हैं भाग बेटा? 1 मोल। NaOH के कितने मोल ले रहे हैं बेटा? पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 मोल। Na2SO4 के बेटा यहाँ पर बने कितने? 1 मोल। एंड वाटर के बने कितने? 2 मोल। ठीक है बेटा, तो ये मोल कंसेप्ट में इस तरीके का काम हो रहा है। जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो तब तक मोल कंसेप्ट, जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब तक आपका मोल कंसेप्ट लैग करता है। लैग मतलब अप्लाई नहीं होता है, मोल कंसेप्ट फेल रहता है जब तक आपकी रिएक्शन बैलेंस ना हो। तो मोल कंसेप्ट से जुड़ी हुई किसी भी बात को लगाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका रिएक्शन क्या हो? बैलेंस हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं N2 प्लस H2 NH3। अब देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मोल कंसेप्ट से जुड़े हुए कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते हैं। समझ गए ना? जैसे मैंने बोले थे वो नंबर ऑफ आयंस वगैरह निकालना, नहीं निकाल सकते हो। तो इसको बैलेंस करो। N2 प्लस 3H2 2NH3। अब काउंट कर लो बेटा, मतलब हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन के 1 मोल, जुड़ करके अमोनिया के कितने मोल दे रहे हैं? 2 मोल। समझ गए? तो जब तक बैलेंस रिएक्शन ना हो, रिएक्शन बैलेंस ना हो, तब तक आपका मोल कंसेप्ट लैग करता है। ठीक है ना? परंतु एक और कंसेप्ट है जिससे बचा जा सकता है, मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। मान लीजिए आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कंसेप्ट है जिससे बचा जा सकता है, वो कंसेप्ट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, है ना? नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट का या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का? ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में होते हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट करते हैं। मोल्स में अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं मगर उनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? इक्वल। मतलब मेरे कहने का मतलब यदि इसी चीज को आप ग्राम इक्विवेलेंट के रेफरेंस में देखें, इसी रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट के रेफरेंस में देखें इस रिएक्शन को, तो इसका भी बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब पूरी रिएक्शन जो होगी सेम फ्रेम में, अगर आपके 2 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो तो ये भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट मोल कंसेप्ट में वेरी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब ग्राम इक्विवेलेंट का रेफरेंस लेके हम बच सकते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट किया करते हैं। समझ में आया? अभी निकालेंगे वो। अभी तो मान लो ये कोई चीज होती है, जैसे मोल्स होते थे वैसी कोई चीज होती है। अभी निकालेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं सभी रिएक्शन में, हर एक रिएक्टेंट के। क्लियर हुआ ना? सो इन एवरी केमिकल रिएक्शन in every chemical reaction the number of gram equivalent of reactant are always same. ठीक है ना? The number of gram equivalent of each reactant are same. ठीक है ना? But number of moles may be different. Number of moles may be different. ठीक है ना? मोल्स में अलग अलग हो सकते हैं बट नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, आपने पूछा कि सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होती थी कोई चीज, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था। नंबर ऑफ मोल क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? या नंबर ऑफ मोल्स क्या था? गिवन वेट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि मैं मोल से कंपेयर करूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं मोल से कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था? गिवन मास, जो भी आपका रिएक्टेंट था उसका गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, मोलर मास, या इसी को बोलते थे आप लोग गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये कहते थे। ये थे नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स थे ये, नंबर ऑफ मोल्स, या इसी का दूसरा नाम है बेटा नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। अच्छा नाम, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। ग्राम मोल्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो अच्छा लगता है। तो अब है इसी के जैसा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए ना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बेटा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है गिवन मास या गिवन वेट, गिवन मास लिख लो या गिवन वेट लिख लो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया? अब गिवन वेट गिवन मास तो आपको पता है। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट का एक और फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट जो आएगा, पहले क्या आता था बेटा यहाँ पे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, where x is valency factor। x क्या है जी? वैलेंसी फैक्टर। सब धीरे 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 सब पढ़ेंगे, आराम आराम से। बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर इसके बाद नॉर्मेलिटी, फिर इसका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो गिवन वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, वेयर x इज द वैलेंसी फैक्टर, ये क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो आपको इक्विवेलेंट वेट अलग से निकालना है, इक्विवेलेंट वेट अलग से निकालना है और उसको गिवन मास में डिवाइड करना है, तब आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। क्लियर हुआ जी? ठीक है। थोड़ा सा मैं एक और बात बता देता हूं आपको, चलिए देखिए, और इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
इक्वल टू गिवन वेट या गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कहा ना मैंने आपसे बेटा, देखो तो गिवन मास गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का मैंने क्या नाम दिया बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स नाम दिया ना। तो द गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना बेटा, एक्स। एक्स कहाँ चला गया बेटा, ऊपर। तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटा, एक्स। बेटा ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। क्या था ये, नंबर ऑफ मोल्स। तो आंसर हुआ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, एक्स। अब ये देखो मल्टीप्लाई, इसको डॉट लगा के समझो, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स में काय का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का, वेयर एक्स इज द वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब आओ वन बाई वन करके सारी चीज सीखेंगे। पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। इक्विवेलेंट वेट आपको मैंने बता दिया क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। तो अब एक्स की जानकारी अपन को नहीं है, आइए अब एक्स की जानकारी भी लेते हैं। चलिए बच्चों, तो बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास की। अब थोड़ी सी बिल्कुल डिटैच हो जाइए, इक्विवेलेंट मास पूरे तरीके से फोकस करिए, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए डिनोमिनेटर में आता है इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालना है। अभी मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते हो, सबका आपको पता है, जैसे NaOH का 40 अपॉन एक्स। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल को समझते हैं कि एक्स होता क्या है। एक्स बेटा, एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, एक्स इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर, और ये हर तरीके के रिएक्टेंट के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन है। अब मैं यदि रिएक्टेंट की कुछ क्वालिटीज की बात करूं तो जो रिएक्टेंट होते हैं पॉसिबली वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, बोलो बेटा हाँ, और क्या होते हैं, सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट। तो एक्स का सिंपल मीनिंग है किसी एसिड के आयन के ऊपर जो चार्जेस आते हैं, ब्रेक करने पर जो चार्जेस आएंगे, दैट जो ही तो उसकी वैलेंसी है, तो वो कहलाएगा एक्स। तो चलो पहले अपन एसिड के लिए सीख लेते हैं। तो एसिड के लिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको सिखाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया H2SO4। H2SO4 बेटा ये कैसा एसिड है, डाइप्रोटॉनिक। कैसा एसिड है, डाइप्रोटॉनिक, मतलब ये 2 H प्लस आयन रिलीज करता है। देख लो 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2, समझ में आया ना। तो इसके लिए आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, 2। कितनी होगी x की वैल्यू, 2। आ गया समझ में ना। तो यदि मुझसे कोई कहे कि सर इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना, x। बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2SO4 का 98 अपॉन हो गया 2, आंसर कितना है बेटा 49 है ना। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। तो एसिड के लिए जो x होता है वो ये होता है कि कोई कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है सॉल्यूशन में। H प्लस आयन रिलीज करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, बेसिसिटी। क्या बोलते हैं, हाँ, एसिडिटी नहीं बोलते, बेसिसिटी बोलेंगे, उल्टा ही चलता है। जो H प्लस आयन रिमूव करने की एबिलिटी जितने रिमूव करता है दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो यहाँ पे H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, समझ में आया। यदि मैं बात करूँ HCl की, HCl, तो HCl का ब्रेकेज कैसे होगा बेटा, H प्लस एंड Cl माइनस। तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट देखो बेटा, H का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है बेटा 35.5, तो कितना हो गया बेटा 36.5 डिवाइडेड बाई एक्स। HCl में कितना है 1, हाँ है ना, तो आंसर कितना हो गया 36.5। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब चलिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, है ना। और आप ऐसे भी मान लो कि एसिड बेस में उनकी एसिडिटी के बारे में और उनकी बेसिसिटी के बारे में पूछा जाता है ना, डायरेक्टली उनको लर्न करना भी जरूरी है। तो वो हैं एसिड ऑफ फॉस्फोरस, एसिड ऑफ फॉस्फोरस। मैं उन एसिड को आपको बार बार बता देता हूँ कि वो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में आप कैसे याद रखेंगे। ओके, सो मेक द हेडिंग
एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बेटा विचित्र टाइप के एसिड बनाता है, कई सारे। मैं कुछ एसिड आपके सामने लिख देता हूं बेटा। पहला एसिड है इसका H3PO4, H3PO4। दूसरा एसिड H3PO3। देन तीसरा एसिड H3PO2। ओके, ये 3 एसिड आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और आप देखिए कि तीनों की एसिडिटी कितनी होगी, सॉरी बेसिसिटी। हाइड्रोजन देख के तो लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन है, मतलब तीनों की 3 कर दो, 3 हाइड्रोजन खो देगा। लगता तो ये है कि हाइड्रोजन पूरे रिलीज करता है, बट ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन पूरे रिलीज नहीं करता है। देखो इनके स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि कौन से रिलीजेबल हाइड्रोजन है और कौन से नॉन रिलीजेबल है, मतलब कौन से हाइड्रोजन मुक्त हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं एज एन आयन, और कौन से हाइड्रोजन एज एन आयन फ्री नहीं हो सकते हैं। आइए देखते हैं। तो H3PO4 में बेटा जैसे मैं पहला बना रहा हूं, इसका देखो फर्स्ट वाले का है, ये बॉक्स में रख दो। अब मैं पहला बना रहा हूं H3PO4। तो इसको कभी भी आपको बनाना तो बेटा सबसे पहले P बनाओ, ऑक्सीजन लगा दो। बेटा एक ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन हो गया। अब बताओ बेटा कितने ऑक्सीजन बच गए? 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, पहले इनको प्रेफरेंस दो। 3 ऑक्सीजन आपने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, 1 हाइड्रोजन इधर आएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगा। समझ में आया बेटा? ये हाइड्रोजन डिटैचेबल है, अलग हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीजन से, ये अलग होगा जाए, ये अलग हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो सकने की कंडीशन पे है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3। ये तो यदि इसका आपसे कोई बोलेगा इक्विवेलेंट वेट, इसका कोई आपसे इक्विवेलेंट बोलेगा तो वो क्या आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। पहला हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला है अपने पास H3PO3, अगला एसिड H3PO3। पहला क्या था? H3PO4। अब H3PO3 है बेटा। P से डबल बॉन्ड O लगा दो, एक तो। अब बचे कितने बेटा? 2। 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। समझ में आया ना बेटा? हाँ, इसकी वैलेंसी तो पूरी है। इसके साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ दो और 1 डायरेक्टली हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो बन गया बेटा H3PO3। अब बेटा याद रखना, ये हाइड्रोजन आयनाइज नहीं होता, ये डिटैचेबल नहीं होता है। ये डिटैच कर जाएगा, ये डिटैच कर जाएगा, ये डिटैच नहीं करेगा। भले ही 3 हाइड्रोजन है, बट मुक्त कितने हो सकते हैं, फ्री कितने हो सकते हैं? 2। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2, मतलब इसकी बेसिसिटी होगी 2। देन थर्ड वाला आता है बेटा हमारे पास, जिसका नाम है H3PO2। H3PO2 तो बिल्कुल अब तो आप बना भी सकते हैं। बीच में फास्फोरस, ऊपर ऑक्सीजन तो रहेगा ही। ऑक्सीजन कितने बताए मैंने आपको बेटा? 2 बताए। कितने बताए? 2। तो किसी कोने में लगा दो बेटा, 1 यहाँ लगा दो, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इससे। हाइड्रोजन कितने बचे? 2। तो 1 यहाँ जोड़ दो और 1 यहाँ जोड़ दो। बताइए कितने डिटैचेबल हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे? 1 है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो रिलीज हो जाएगा, बाकी के 2 रिलीज नहीं होंगे। क्यों रिलीज नहीं होते बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट होता है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ेंगे, या आगे एक बार फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, आ गया। तो ये हो गए एसिड की बात, मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकते हैं, समझ गए ना, उतना होगा x। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस की। बेस का कंसेप्ट देखिए। अब आइए बेस का कंसेप्ट देखते हैं। बेस में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बेस में x क्या नाम बनेगा बेटा? एसिडिटी। बेस में x का क्या नाम हो जाएगा? एसिडिटी। तो राइट डाउन x इक्वल टू एसिडिटी। x इक्वल टू हो जाएगा भाई एसिडिटी। x इक्वल टू एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कि नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयन। एक में उसमें H प्लस था और उसमें क्या? नंबर ऑफ रिलीजेबल रिमूवेबल माइनस OH माइनस आयन। ओके यस, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री या आयनाइज वाले OH माइनस आयन। आइए देखते हैं एक एग्जांपल, एक बेस लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख के ही बता दो बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन? 2। तो हाइड्रोक्सिल आयन 2 हैं, तो इसमें एसिडिटी कितनी? सॉरी, इसकी एसिडिटी, राइट, एसिडिटी कितनी होगी बेटा? 2। मैं बोलूँगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है AlOH होल थ्राइस। देख के ही बताओ बेटा x कितना है? 3 है, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूँ NaOH, देख के ही पता चल रहा है बेटा x कितना है? 1।
तो एलोंग जिसको आपको निकालना हो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x कर दो तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट समझ गए ना। अब नेक्स्ट आता है बेटा जिसका नाम है सॉल्ट। अब हम सॉल्ट की बात करते हैं। अब सॉल्ट में कैसे पहचानोगे कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सॉल्ट में तो x इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज और ऑन द केटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन। जैसे कोई सॉल्ट है बेटा NaCl, NaCl बेटा इसको ब्रेक कर दो, Na प्लस और Cl माइनस। बेटा माइनस वाले को बोलते हैं एनायन और इसको बोलते हैं क्या, केटायन। इसके ऊपर भी +1 है, इसके ऊपर भी कितना है -1। तो बेटा कोई भी ले लो x इक्वल टू 1 ही कहलाएगा चाहे कोई भी आ जाए। समझ में आया ना। तो इसमें आ जाएगा इक्विवेलेंट, मतलब इसका इक्विवेलेंट जो मास आएगा दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, और x क्या होगा, नंबर ऑफ केटायन, चार्ज ऑन केटायन या चार्ज ऑन एनायन। एक और एग्जांपल देखो Na2CO3। यदि इसको ब्रेक करते हो बेटा तो चार्ज कितना आता है 2Na प्लस और CO3 -2। चलो बताओ बेटा चार्ज कितना हुआ, x की वैल्यू कितनी हुई बोलो, 2। बिल्कुल सही, यहां से भी दिख रही 2 और यहां से भी दिख रही 2, क्योंकि 1 + 1 के ऊपर 2 के ऊपर कितने होंगे 2। तो आंसर x इक्वल टू कितना हो गया 2। समझ में आया ना। और x इक्वल टू 2 लेकर के आप सॉल्व कर लो। यदि आपसे बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना आएगा बेटा 2। सही है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है ना। ऐसे कई एग्जांपल है, एक देख सकते हैं अपन AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत ही फेमस सॉल्ट है ना, एनहाइड्रस प्रॉपर्टी वाला होता है। AlCl3 टूटेगा बेटा क्या होगा Al + 3 और 3 बार के Cl माइनस 3 टाइम्स Cl माइनस। तो बेटा बोलो x कितना हो गया यहाँ पे 3। तो जो भी आएगा आंसर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 करके आप इसका वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला लिखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट होता है Al2SO4 होल थ्राइस। बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, Al2SO4 होल थ्राइस कैसे ब्रेक होता है बेटा, देखो 2Al प्लस, तो Al के ऊपर बेटा एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आता है और प्लस SO4 के कितने हैं 3 हैं और एक SO4 के ऊपर कितना आता -2। तो बता बेटा देख करके x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, क्योंकि बेटा एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होगा +6। एक SO4 के ऊपर बेटा -2 है तो 3 SO4 के ऊपर कितना होगा -6। क्लियर हुआ ना। एक और ले लो बेटा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ब्रेक करोगे बेटा क्या होगा Mg+2 और सल्फेट -2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। समझ में आ गया ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH एंड Na2CO3। 3 अपने पास सॉल्ट हैं, नहीं एसिड बेस सॉल्ट है, सब दे दिया मैंने, H2SO4 NaOH एंड Na2CO3। तो H2SO4 NaOH और क्या Na2CO3, क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना x। तो मतलब x में फर्क है बेटा तीनों के। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 40 और इसका मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का कितना होता है बेटा, सोडियम का 23, 2 सोडियम के हो गए 46 और प्लस 1 कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48। समझ में आया ना। जोड़ दो बेटा 8 और 2 10, 10 और 6 16, सॉरी 16, 8 + 2 10, 10 + 6 16, नाउ 4 + 1 5, 5 + 4 what 9 and 9 + 1 10, क्लियर 106। अब नीचे बेटा x की वैल्यू आनी तीनों में, डिनोमिनेटर में आनी नहीं आनी है x की वैल्यू। दिस इज डाई एटॉमिक, सॉरी डाई बेसिक सॉल्ट है ना, बेसिसिटी 2 है। ये बेटा कैसा है, सिंपल है, NaOH मतलब 1 है इसका। Na2CO3 में भी कितना आएगा बेटा 2 Na प्लस। डन, एनी प्रॉब्लम। तो बेटा ये हो गया अपने पास, इस तरीके से आप किसी को भी निकाल सकते हो। तो 106/2, तो इनके अलग अलग है बेटा, इसका 49 हो गया, इसका तो 40 चलेगा, 2 5 बार और क्या 3 बार 53 बेटा बन जाएगा ना। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने को बेटा एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। क्लियर है। अब एक बहुत ही इसका एक्सेप्शनल केस है बेटा, Na2CO3 या Na2 मतलब कि कई बार जो होता है
रिएक्शन पर डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बदलती है। आपने दो तरीके के सॉल्ट सुने होंगे बेटा, देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए ना? हम इनको किससे बना सकते हैं बेटा? H2SO4 से। किससे बना सकते हैं? H2SO4 से। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मान लो इनको हम H2SO4 से बना सकते हैं। समझ गए? तो बेटा तुम ये समझो कि जब हम H2SO4 से ये बनाते हैं तो देखो दोनों हाइड्रोजन इसके रिमूव हो गए हैं। रिमूव हो गए ना? बोलो यस। तो दोनों हाइड्रोजन आपके इसके रिमूव हो गए हैं। क्लियर? बट जब आप H2SO4 से ये बना रहे हैं तो देखो एक हाइड्रोजन आया है इसका, है ना? एक हाइड्रोजन इसका इसमें आ गया, मतलब इसका एक स्टिल अभी बचा हुआ है, एक स्टिल इसका भी बचा हुआ है। बेटा अच्छा एग्जांपल नहीं है, इसको क्लोज करो, दिमाग से इरेज कर दो। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ये है बेटा कि जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH प्लस NaOH। बेटा यदि इस रिएक्शन को आप 400 केल्विन 400 डिग्री सेंटीग्रेड में कराते हो, कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज Na2SO4। Na2SO4 मतलब क्या समझ में आया बेटा कि SO4 से दोनों हाइड्रोजन भाग गए होंगे, रिलीज हो गए होंगे, तभी तो SO4 आकर के इसके साथ चिपक गया। यस और नो? बट बेटा यदि आप इस रिएक्शन को अगर आप 200 डिग्री से कम पे कराते हो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन से कम पे कराते हो, तो बेटा इसका एक हाइड्रोजन आके इसके साथ चिपकता है और बनता है कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। समझ में आया नहीं आया? मतलब क्या हुआ ये कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। किससे? H2SO4 से। समझ में आया ना? बेटा इस केस में X की वैल्यू 1 सेटल होगी, क्योंकि ये यहां पर किसका काम कर रहा है? मोनो बेसिक एसिड का, मतलब एक बार एक हाइड्रोजन दे रहा है। और यहां पे बेटा X की वैल्यू क्या मानी जाएगी? यहां पे ये डाई बेसिक का काम कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि डिपेंड करता है X टाइप ऑफ रिएक्शन पे, खासकर उन रिएक्शन पे ध्यान रखना जहां पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों बनते हैं। बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और कार्बोनेट में दोनों, अब बाइकार्बोनेट में एक। समझ में आया? बाइसल्फेट में एक, सल्फेट में दोनों। क्लियर हुआ? सो बेटा बाकी तो ठीक है। अब पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ लिया क्या? ये पढ़ लिया अपन ने इक्विवेलेंट मास निकालना। अब आते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे। इक्विवेलेंट मास बनने लग गया, अब पढ़ेंगे अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख लो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बोलो आया समझ में? नहीं आया? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितना बेटा? x। मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। ये क्या चल रहा है बेटा? ये चल रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये चल रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और यदि चाहें आप इसको तो लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, x ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x। बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं अपन? मोल्स। क्या बोलते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई
x। ये बहुत सिंपल तरीका है, सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकालो और x का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट find the number of gram equivalent that present in 0.4 gram of NaOH, that present in 0.4 gram of NaOH, मतलब कि 0.4 ग्राम NaOH में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। चलो तो निकाल लेते हैं भाई। दो तरीके, इससे भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं इसी से निकाल देता हूँ। 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, तो मेरे को पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू number of gram equivalent equal to number of moles into x, number of moles multiplied by x। बेटा नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया बेटा 0.4, मोलर मास कितना होता है बेटा NaOH का 40, x NaOH क्या होता है बेटा 1, NaOH का x क्या होता है 1 होता है ना, x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 माइनस। बेटा सॉल्व कर दे इसको, 4 ब्रेक कर दोगे तो 40 तो था ही, ब्रेक करोगे डेसिमल तो 1 0 और आ जाएगा, 4 से कट गए, आंसर कितना आ गया बेटा 1/100। क्या आ गया 1/100 या 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आंसर कितना आएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट आंसर आएगा। पहले आता था ग्राम मोल जब अपनी मोल निकालते थे, बट अभी अपन ने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला है, आ गया समझ में ना। तो 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। फिर से बहुत ही सिंपल है, 0.98 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 में आपके कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा x, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास 0.98, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है 98, मल्टीप्लाइड बाई x, x की वैल्यू H2SO4 की कितनी होती है 2। बेटा 98 को ब्रेक कर दो बेटा, तो 98 तो था ही, 98 तो था ही, साथ में क्या आएगा बेटा डेसिमल का 100, 2 0 है ना डेसिमल के बाद, एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ कितना 2, 98 से 98 कैंसिल, आंसर 2/100 बोले तो कितना 1/50, कितना आ गया 1/50, या 2/100 डायरेक्टली लिख दो बेटा, आंसर 0.02 व्हाट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। चलिए तो निकाल ही देता हूँ, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई x, मल्टीप्लाइड बाई x। बड़ा डर लिखता है यहाँ x लिखने में, कई बार लगता है क्रॉस हो गया, वही मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई का भी सिंबल तो x होता है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है बेटा 53 ग्राम, मास कितना दिया है 53 ग्राम, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 106, 106 निकाला है ना अपन ने पहले, इनटू बेटा बताओ Na2CO3 में x क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, हाँ 2 बोला ना, हाँ 2 से 2 कैंसिल, काय को कैंसिल, पहले 53 से 2 करो, अब 2 करो, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना 1। मतलब इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। आया समझ में ना, कोई दिक्कत? तो बेटा आपके पास एक डायरेक्टली टर्म भी आ गया कि आपको यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो डायरेक्टली आप मोलैरिटी का, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का किससे मल्टीप्लाई कर दो x से, नंबर ऑफ मोल से किससे कर दो x से। एक ट्रिक और बन रही बेटा यहाँ से, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे करके नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएं तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स को रोक लो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई x। समझ में आया? नंबर ऑफ दिस डिवाइडेड बाई x। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ऐसे करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे
मैंने बोला आपके पास कि आपके पास 3 मोल AlCl3 है, इसका बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। देखते ही बोल सकते हो। आपके पास मैंने क्या सिखाया, N मल्टीप्लाइड बाई X। कितने मोल है बेटा, 3 मोल्स हैं। आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। AlCl3 में क्या होता है, Al होता है +3, तो बेटा मल्टीप्लाई बाई 3। आंसर कितना बेटा, 9। आंसर कितना हुआ, 9। तो अगर आपको मोल्स दिए हैं बेटा और आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट देखते ही निकाल सकते हो। एनी प्रॉब्लम? मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो मोल निकाल सकते हो। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो मोल निकाल सकते हो। अब मैंने आपको शुरुआत में मैंने एक बात बताई थी कि मोल्स में सारी रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट मोल्स में होती हैं, मगर ग्राम इक्विवेलेंट में हमेशा रिएक्शन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम जो भी होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट में होती है। उसका मैं एक प्रूफ दे रहा हूं आपको। देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं, मतलब टॉपिक क्या बना, टॉपिक बना यूज ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यूज ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा एक मैं रिएक्शन लिखता हूं, H2SO4 प्लस बैलेंस लिखता हूं बेटा 2NaOH इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन है बेटा। बेटा इसके कितने मोल है, देख बेटा इसके 1 मोल, इसके कितने मोल, 2 मोल। बस रिएक्टेंट की बात करो तो बेटा मोल के हिसाब से इसमें 1 मोल के साथ कितने मोल भिड़ रहे हैं, 2 मोल। अब हम निकालते हैं बेटा इसका इक्विवेलेंट के हिसाब से, इसके ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको बताया ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा इसके नंबर ऑफ मोल कितने, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्वल बेटा नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। बेटा देख इसके कितने होंगे, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 2 होगा, बिल्कुल सही। तो 1 2 जा कितना हुआ, मतलब इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 2। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दो बेटा। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट इसके निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 2, वैलेंसी फैक्टर इसका 1 NaOH का बेटा कितना निकला इसका, देख लो बेटा 2 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के साथ भिड़ रहे हैं, समझ में आया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ भिड़ते हैं। मतलब दैट इज रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा इनकी बात मत करना, प्रोडक्ट की बात मत करना, यदि मैंने पहले कह दिया तो गलती से निकल गया होगा। ओके, रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइन इन, केवल रिएक्टेंट की बात होगी, रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइन इन इक्वल नंबर ऑफ व्हाट, मोल की ग्राम इक्विवेलेंट। यस, है ना, हमेशा इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में ये कंबाइन होते हैं, ठीक ना। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं 2-3 और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl रिएक्ट करता बेटा HNO3 के साथ, क्या देता बेटा, ये देता है HCl, H के साथ Cl हो जाएगा प्लस NaNO3। एक और रिएक्शन लिखता हूं बेटा H3PO4 प्लस 3NaOH हमको देता है Na3PO4 प्लस 3H2O। ये रिएक्शन है, ठीक है ना। वेरीफाई मैं कर रहा हूं बेटा, देखो ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा, इसके कितने मोल है, इसके कितने मोल, इसके कितने मोल, इसके कितने मोल 3। चलिए अब अपन निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नीचे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो इसके कितने मोल है बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स कितना होगा इसका बेटा बोलो 1 होगा, इतना टाइम किस बात का। हाँ इसका देख बेटा, इसके कितने मोल है, इसका एक्स कितना होगा बेटा 1, एक ही हाइड्रोजन है, तो बेटा इसके कितने 1 बन जा, कितने ग्राम इक्विवेलेंट निकले 1, इसके कितने निकले बेटा, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ भिड़ रहा है ना। चलो आ जाओ इसमें बेटा। हाँ इसके कितने मोल है बेटा, हाँ बेटा अब इसका याद है H3PO4 सबसे पहला था, बताओ इसके कितने निकलते हैं हाइड्रोजन 3, वेरी गुड। तो देखो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट निकले 3 1 जा 3। चलो इसके कितने मोल है बेटा 3, इस वाले का बोलो एक्स कितना होता है 1 होता है, आंसर कितना 3। देखो बेटा सेम भिड़ रहे हैं, मतलब हमेशा कोई भी रिएक्शन होगी उसमें ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होते हैं, समझ में आया बेटा।
चलो बेटा अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसके लिए इतना अपन ने सब पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा अपना नॉर्मेलिटी। क्या आ रहा है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ओके, तो हमने पढ़ा था मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी है ना। नंबर ऑफ एन, एन मतलब नंबर ऑफ ग्राम मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बेटा पहले जहां ग्राम मोल्स आ रहा था, अब ग्राम मोल्स नहीं आएगा, अब आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आएगा? ग्राम। तो ये जो इक्विवेलेंट ग्राम निकालते थे ना अपन को ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखो नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी पढ़ा रहा हूं बच्चों, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन चल रही है, बहुत तेज पढ़ाता हूं पता है, वीडियो को स्लो करके पढ़ो, जितना स्लो करते हो उतना स्लो करके पढ़ो, ठीक ना। सो नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी पढ़ा रहा है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। किसमें आएगा? लीटर में। तो बेटा ये है मुल्ला ना नॉर्मेलिटी। क्या है ये? नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी की यूनिट वहां पे होती थी ग्राम मोल पर लीटर या मोल पर लीटर, यहां पे क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसकी यूनिट होगी बच्चे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, डेफिनेशन मैंने बता दी। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर हो गया? बन जाएगा ना। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भूलोगे तो नहीं ना। कैसे निकालते थे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूं, और छोटा कर दूं इसको। इस फॉर्मूले को मैं मोलरिटी के केस में बदल दूं। कैसे बदल दूं बेटा? देखना, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? आपको मैंने सिखाया था। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई कितना? एक्स। अपॉन में तो वॉल्यूम था ही बेटा, वॉल्यूम इन लीटर, ये तो यूनिट बताई थी मैंने। इसको देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता था? एन इंटू एक्स होता था ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और वी क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम। वी क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो रहेगा ही, नीचे सोल्यूशन है, वॉल्यूम इन लीटर। बेटा एन अपॉन वी को क्या बोलते थे? भूले तो नहीं? मोलैरिटी। यस, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई क्या? एक्स। कितना सरल है यार। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, आप मोल से एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप मोलैरिटी में एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं निकालना है, सीधे मोलैरिटी निकालो, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। यदि कोई क्वेश्चन पूछे, आपने कोई सोल्यूशन लिया है जिसमें आपने H2SO4 डिसॉल्व किया है, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी आ रही है 2 मोल, मोलैरिटी आ रही है, बताइए उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो 2 मोल के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करो। बेटा एक्स कितना होगा? 2 ही तो होगा इसका, तो 2 2 कितना? 4। आंसर होगा इसकी, आंसर होगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब मोलैरिटी में डायरेक्टली आप एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगी? नॉर्मेलिटी। चलिए ठीक ना। तो बाकी ये मोह माया अपन नंबर पाने के लिए करते रहेंगे 12th में, है ना। बाकी सीधे जो है अपन, अगर मोलैरिटी है अपने पास तो फटाक से अपन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो बच्चों, मोह माया नंबर 1, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 if 0.98 gram of H2SO4 present in 500 ml solution, तो भैया सॉल्यूट का मास दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m इक्वल टू कितना दे दिया बेटा? 0.98 ग्राम। क्या है H2SO4 में? पहले x की वैल्यू 2 लिख लेता हूँ। H2SO4 में x की वैल्यू क्या होती है? 2। प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, बेटा वॉल्यूम भी दे रखा है 500 ml, y वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml। कह रहा बताइए फाइंड द नॉर्मेलिटी, फाइंड द नॉर्मेलिटी। बेटा 2 तरीके हैं, एक तो मोलैरिटी इंटू एक्स कर दूं,
तो उससे भी आ जाएगा, है ना। मोलैरिटी इंटू एक्स करो यदि मैं, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा, तो 0.98 गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98 अपॉन वॉल्यूम 500 ml सोल्यूशन है, तो 500 में डिवाइड कर देंगे ml 100 का, कितना हो जाएगा 1/2। अरे ml है, वॉल्यूम बदलेंगे, 500 डिवाइड बाई कितना 1000 डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये कैंसिल हो गया बेटा। 98 डिवाइडेड बाई बेटा इसको यदि कैंसिल करोगे 0.98 नीचे आएगा 100, यहाँ 98, ये पलटी मार के 1000 ऊपर, और यहाँ पे कितना बेटा 500, 98 से 98 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आया बेटा 1/500, ये आ गई। इसमें कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं किया। गलती क्या करी, एक जीरो बच गया बेटा, हाँ एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल, कितना आ गया 1/50। ये क्या है, ये मोलैरिटी, क्या ये मोलैरिटी। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो काय का एक्स का, तो एक्स कितना होता है बेटा 2, तो 2/50 यानी कि कितना 1/25। सो आंसर आ गया 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मलिटी। क्लियर है? अब देखो बेटा कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, बट यदि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा नॉर्मलिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम इन लीटर। बेटा देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉरी बेटा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है। कितने सारे अभी देखो टंटे चलने अपन के पास, भूल जाओगे इतना लिखते लिखते, अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अच्छा वॉल्यूम अपने पास क्या है बेटा, वॉल्यूम अपने पास दिया है 500 ml, तो यहाँ पे 500 ml को पहले ही अपन 500 बेटे 1000 बना देते हैं, ओके। तो कितने बार कट गया बेटा 1/2, पलटी मार के 2 सबसे कहाँ आ गया बेटा, ऊपर आ गया ना। चलो अब है बेटा गिवन वेट कितना दिया है बेटा 0.98 दिया है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 98, अपॉन में एक्स जाएगा मतलब 2, तो 98/2 मतलब कितना हुआ 49, तो यहाँ पे मैंने रख दिया कितना 49, सही है। काटा कुटी कर दो, कैंसिल हुआ, अपॉन में कितना आ गया बेटा 100, 49 से कितने बार बेटा 2 बार, 49 से 2 बार आ गया बेटा। देखो कितना आया 2 2 जा 4 अपॉन कितना 100, 4 अपॉन 100 क्या होगा बेटा 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हो गई इसकी पूरी मेथड, और ये हो गई इसकी शॉर्ट मेथड जो मैंने बताई, मोलैरिटी के साथ आप एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो मैंने आपको रिलेशनशिप ऑफ मोलैरिटी विद नॉर्मलिटी बता दी। क्या सीखा? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स, ओके, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स। ये रफ कर रहा हूं बच्चों। तो मैंने आपको सिखाया दोस्तों नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो बेटा देखो नॉर्मलिटी निकालना है तो मोलैरिटी से एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। इसका उल्टा भी बहुत काम का है, अगर आपको नॉर्मलिटी दी गई है और आपको मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाई एक्स। क्लियर हुआ ना? सो नॉर्मलिटी अपॉन एक्स, सो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एक्स। सो बेटा देखो ये एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन में दे रहा हूं एग्जाम्पल। इफ यू हैव ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद नॉर्मलिटी 0.02 नॉर्मल, नॉर्मलिटी में यूज करते हैं n, विद नॉर्मलिटी 0.02 नॉर्मल, फाइंड इट्स मोलैरिटी।
तो मोलैरिटी फाइंड करना है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हुआ, नॉर्मेलिटी अपॉन एक्स। समझ में आया? तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितनी दी है बेटा, H2SO4 का x क्या होता है 2, डिवाइड कर दो, आंसर कितना हुआ, क्या आएगा आंसर, मोलर 0.01 मोलर, और यू कैन से 1/100 मोलर, 1/100 मोलर। अब ऑप्शन मिला ही नहीं एग्जाम में, ऑप्शन एग्जाम में लिख करके आ गया सेंटीमोलर, डेसीमोलर, बाई मोलर और कोई और मोलर, तो कौन सा टिक लगा के आओगे, सेंटीमोलर, बिकॉज M/100 इक्वल टू क्या, सेंटीमोलर। क्लियर हुआ ना बच्चों? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गई भाई, सीख ली हमने बात की किस तरीके से नॉर्मलिटी से मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकालनी है। ओके, चल बेटा मेरे को एक क्वेश्चन बता बेटा, तुमको 0.4 मोलर मैंने H3PO4 दे रखा है, 0.4 मोलर H3PO4, देख लो भैया लिखा है 0.4 मोलर H3PO4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको निकालनी है इसकी नॉर्मलिटी, जल्दी से बताओ कितनी होगी नॉर्मलिटी इसकी, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई, रॉन्ग, H3PO4 है, याद करो, अरे देखो 3 होती थी, PO4 है ना, 3 होती थी, तीनों OH 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 जुड़ जाते थे, याद आया, मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर कितना आ गया 1.2 नॉर्मल, 1.2 नॉर्मल। ठीक है ना? चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारे नॉर्मलिटी कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन में नॉर्मलिटी किस तरीके से होती है, सेम उसी तरीके का कंसेप्ट लगेगा जैसा हमने पढ़ा है, N1V1 प्लस N2 V2 हो जाएगा जैसा पढ़ा है, बट इस काम को हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।